बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को टू फेज़ सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। टू फेज़ सिंपलेक्स मेथड का दूसरा नाम फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक भी है। इसी तरह ही हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक पढ़ेंगे जो कि बिग एम मेथड है और वो भी सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लेक्चर में टू फेज़ सिंपलेक्स मेथड के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तो यहाँ पर मैं दो एग्जांपल जो हैं उनकी मदद से आपको इस मेथड को हमने कैसे इस्तेमाल करना है ये एलेबोरेट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी प्रॉब्लम नंबर 1 से। मैंने लिखा बाय यूजिंग टू फेज़ सिंपलेक्स मेथड। आपने अपने इस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। आपको ये दो कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाजमन लाइक किया करें, शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें। मुझे बताया करें कि अगर किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, कोई कमी पेशी है तो आप लाजमन मुझे उससे आगाह करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमन सब्सक्राइब कर लिया करें। अच्छा जी, आपने अपनी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है। ये दो कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो ये जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये टू फेज़ सिंपलेक्स मेथड है। टू फेज़ यानी कि दो स्टेप्स में आपने ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। तो इसमें पहला फ़ेज़ जो है फ़ेज़ वन के अंदर मैंने लिखा इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। ये इन स्टेप्स पर मुश्तमिल होगा। स्टेप नंबर 1, सेटअप द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फेज़ नंबर 1 में अपनी दी हुई प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिस तरह कि हम पहले सिंपलेक्स मेथड में करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रेटर दैन इक्वल के साइन हैं। तो आपने ये जब कैनोनिकल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे बदलना होगा इन कॉन्स्टेंट को, तो आप यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल को माइनस करेंगे और उसी के साथ आप आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो ऐड कर लेंगे। एक बात यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो याद रखिएगा कि ये जो आपका टू फेज़ सिंपलेक्स मेथड है ये तभी इस्तेमाल हो सकता है जब आपके क्वेश्चन में कम से कम एक कांस्टेंट में ग्रेटर दैन इक्वल का साइन आए। क्योंकि आप जानते हैं जब ग्रेटर दैन इक्वल का साइन आएगा तो फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा और अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आएगा तो फिर जाहिर सी बात है इसके नाम का मतलब ही क्लियर नहीं होता कि फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक। इसका मतलब इन क्वेश्चन में आर्टिफिशियल वेरिएबल आना चाहिए और आर्टिफिशियल वेरिएबल कब आएगा? जब ग्रेटर दैन इक्वल का साइन आए। अब वो ग्रेटर दैन इक्वल का साइन दोनों में आ जाए, किसी एक में आ जाए, कम से कम एक तो ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर दो में है तो ठीक है, इसे आप टू फेज़ सिंपलेक्स मेथड से कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं दोनों ही लेस दैन इक्वल कह दूँ और आपसे कहूँ कि इसे टू फेज़ सिंपलेक्स मेथड से करें तो फिर ये मैं गलत कह रहा हूँ। ठीक है, फिर ऐसा नहीं हो सकता। अगली बात ये भी है कि ये जितने भी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल हैं इनको सॉल्व करने के अभी तक मैं 4 मेथड आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले था आपका बायोग्राफिकली, फिर सेकंड था सिंपलेक्स मेथड, तीसरा है आपके पास ये टू फेज़ सिंपलेक्स मेथड और चौथा आएगा बिग एम मेथड। ठीक है ना। तो आपके पास अगर तो क्वेश्चन में बाय नेम लेकर वो कहता है कि आप इसे टू फेज़ सिंपलेक्स मेथड से या बिग एम मेथड से या सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करें तो फिर तो आपको उसी मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ कहता है कि सोल्व दी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, देन आपकी चॉइस है कि आप कोई सा भी मेथड यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सेटअप द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो ये मैंने लिखा कि द गिवन कांस्टेंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैक सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक द फॉर्म। ये पहला कांस्टेंट था आपके पास। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये एक सरप्लस वेरिएबल S1 जो है माइनस कर दिया, आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 ऐड कर लिया। इसी तरह सरप्लस वेरिएबल S2 यहाँ पर दूसरे कांस्टेंट में माइनस कर दिया और आर्टिफिशियल वेरिएबल A2 ऐड कर दिया। तो टोटल हमारे क्वेश्चन में 5 टोटल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, अब इससे ऊपर मैंने एक लाइन लिखी है, ये जो फेज़ 1 है इसमें करना क्या होगा हमने, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज टेम्परेली सेट असाइड ड्यूरिंग द फेज़ 1 सोल्यूशन। हम जो टू फेज़ सिंपलेक्स मेथड है इसमें होता ये है कि आप जो आपका फेज़ 1 होगा ना, फेज़ 1 में आप एक यहाँ पर एक नया आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, खुद से एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम बनाएंगे और ये जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसे वक्ती तौर पर हम फेज़ 1 में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे लिखा है सेट असाइड, यानी कि एक तरफ कर देंगे हम।
आगे आपने क्या लिखा है जी कि नेक्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन W, मैंने उसका नाम रख लिया जिसको नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है हमने, और इसको मैंने कह दिया दिस इज़ कॉल्ड आल्सो कॉल्ड, इसका नाम ये भी होता है एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, ये जो नया फेज़ 1 में हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है उसका नाम मैंने W रख लिया है, और उसको हम एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं फॉर द फेज़ 1 विच इज़। अब अगली बात, ये जो फेज़ 1 के लिए हमने एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, ये बनेगा कैसे? ये विच मैंने लिखा है विच इज़ ऑलवेज द सम ऑफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इज़ गिवन बाय। और ये जो आपके पास एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने बनाना है ये बनेगा ऐसे, आपके पास आपके क्वेश्चन में जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गए हैं ये उनका सम होगा, तो ये A1 और A2 है, इन दोनों का सम होगा, इसका नाम W रख लिया। और अगली एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने जो ये मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ टू फेज सिंपलेक्स मेथड की, इसमें हमने जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होगा इसको हमेशा मिनिमाइज़ करना होगा। ठीक है, ये इस मेथड की टेक्निक है, चाहे हमारा ओरिजिनल फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है। ये जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है इसे हमने हमेशा मिनिमाइज़ करना है, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा सम ऑफ द टू आर्टिफिशियल वेरिएबल्स A1 एंड A2। अगर A1 और A2 है, तीन वेरिएबल तीनों का सम होगा, अगर हो ही एक तो सिर्फ A1 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि क्या ये हमेशा हमने मिनिमाइज़ करना है और क्या ये हमेशा सम होगा, ये डिपेंड करता है कि मैं किस बुक को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे पास डिफरेंट बुक्स हैं, मैं अभी आपको एक बुक दिखाता हूँ। ठीक है, आप वो उस बुक में देख सकते हैं कि वो क्या करता है, उसने जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है वो इसको हमेशा मैक्सिमाइज़ करता है, और जो यहाँ पर उसने नया मैक्सिमाइज ये जो फंक्शन बनाया होगा नया एक्सिलरी फंक्शन, उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को सम नहीं कर रहा, वो उनको विद नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव कोस्ट यहाँ पर उसको देके, यानी -A1 -A2 लिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ आपको, ये मेरे पास बुक है, इंडियन ऑथर हैं S कालावाथी। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में टू फेज सिंपलेक्स मेथड को सॉल्व करने की टेक्निक बताई। पहला काम वही कि वो फेज़ 1 बना रहे हैं, फेज़ 1 में अपना एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, और इस नए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो बनाने का तरीकाकार है इनका, वो जनाब ये है कि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमेशा करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम उन्होंने Z* रख लिया है, और उसमें जो उन्होंने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं उनको सम करने के बजाय विद नेगेटिव कोफिशिएंट्स इस तरह ले लिया, -A1 -A2 -3 अप टू सो ऑन। और अगली बात यह है कि यहाँ पर वो अपने इस Z* को ले रहे हैं मैक्सिमाइज टाइप का फंक्शन। ठीक है, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इन केस सपोज अगर आपके पास कोई और नोट्स हैं जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, या किसी टीचर ने आपको पढ़ाया है, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वो दोनों असल में दोनों मेथड एक ही हैं, फ़र्क कहाँ पर आता है ये देखें। फ़र्क यहाँ पर आता है, ये वाले बुक है, इसमें जब हम इंडेक्स रो कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आप गौर करें, मेरे जो लेक्चर्स हैं उनमें है CJ -ZJ। ठीक है, तो यहाँ पर है ZJ -CJ। ठीक है, तो ये आप जानते हैं नेगेटिव साइन की वजह से फ़र्क पड़ेगा आकर। ठीक है, तो ये असल में फ़र्क है सारा। चलें जी, मैं अब अपने मेथड की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना क्वेश्चन यहाँ से प्रॉपरली आपका स्टार्ट हो गया। मैंने अपने फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है, ये मेरा नया फंक्शन बन गया फेज़ 1 के लिए A1 + A2 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट वही है जो ऊपर मैं डिफाइन कर चुका हूँ। ये पहला कांस्टेंट है, ये दूसरा कांस्टेंट है। अगला स्टेप आप जानते हैं कि क्या होता है, सिंपलेक्स मेथड की तरह ही है। आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करना है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करने के लिए आप यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब कौन से वेरिएबल को आपने 0 पुट करना है, तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल किस किस कांस्टेंट में है, एक तो ये 1 में है, एक ये 2 में है। पहले कांस्टेंट में A1 है, यहाँ पर दूसरे कांस्टेंट में आर्टिफिशियल वेरिएबल A2 है। तो आपने क्या करना है, A1 और A2 जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं आपके कांस्टेंट में, उस कांस्टेंट में इनको A1 और A2 को छोड़कर बाकी जितने भी वेरिएबल बचते हैं, 1 2 3 4 टोटल 5 वेरिएबल हैं, जिनमें से x1 x2 s1 s2 ये 6 वेरिएबल हैं, 6 वेरिएबल हैं, सॉरी, यहाँ पर अगला A2 भी आएगा। ठीक है, तो 6 वेरिएबल में से इन 4 को 0 को इक्वल पुट कर देना आपने। ठीक है, आगे अभी मैं एक एग्जांपल मजीद आपको करवाऊंगा, वहाँ पर मैं आप थोड़ा सा फ़र्क देखिएगा। तो अभी फ़िलहाल क्या है, A1 यहाँ पर है, A2 यहाँ पर है। तो A1 में यहाँ पर x1 x2 और s1 है, और यहाँ पर है x1 x2 s2। इन 4 के 4 को आपने 0 को इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, तो पुट ऑल दी वेरिएबल अदर दैन A1 एंड A2 विच आर प्रेजेंट इन बोथ कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो सो सेट x1 x2 s1 s2 इक्वल टू 0। जब आप इनको 0 पुट करेंगे तो आपके कांस्टेंट नंबर 1 से A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ से देखें x1 x2 और s1 इनको 0 के इक्वल पुट कर दिया, A1 की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ से x1 x2 s2 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, A2 की वैल्यू 7 आ गई। तो आपके पास ये A1 4 आ जाएगा और सेकंड कांस्टेंट से A2 7 आ जाएगा।
सो द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज़, आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बनेगा A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 7 और W की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। W कौन है, W है A1 और A2 का सम। A1 आप निकाल चुके हो यहाँ पर 4 के बराबर, ये रहा, और A2 निकाला 7, तो 7 + 4 कितना हो गया 11। तो आपके पास नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो W है उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 11 है। अब आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में आप जानते हैं कि हमने बेसिक सिंपलेक्स टेबल जो है वो बनाना होता है। बेसिक सिंपलेक्स टेबल कैसे बनता है आप जानते हैं। सबसे ऊपर वाली जो टॉप रो है वो कोएफिशिएंट्स हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन के। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपके पास x1, x2, s1, s2, a1, a2 ये वाले 6 वेरिएबल्स हैं। x1 का कोएफिशिएंट वहाँ पर 0, x2 का कोएफिशिएंट 0, ये 0, a1 का कोएफिशिएंट 1 और a2 का कोएफिशिएंट 1। कैसे, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा। तो इसमें सिर्फ a1 और a2 मौजूद हैं, बाकी कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है उनकी जो कॉस्ट होगी या उनका कोएफिशिएंट जो है वो 0 लेंगे यहाँ पर, और a1 और a2 का कोएफिशिएंट यहाँ पर हम 1 ले लेंगे। ठीक होगी बात ये। अगली चीज़ आपके पास, अब उस CG के नीचे आप जानते हैं बेसिस लिखते हैं या बेसिक वेरिएबल होते हैं। तो बेसिक वेरिएबल आप जानते हैं वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू को आप पुट की थी आपने, जिन वेरिएबल्स की वैल्यू और जो निकली हैं वो बेसिक वेरिएबल हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो 4 हैं x1, x2, s1, s2 ये नॉन बेसिक वेरिएबल हैं। इनकी मदद से, इनकी हेल्प से जो वेरिएबल ये निकले हैं A1 और A2 ये आपके पास क्या कहलाते हैं, बेसिक वेरिएबल। तो इनकी वैल्यू 4 और इनकी वैल्यू 7 आ गई। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर A1 और A2। A1 के पीछे यहाँ पर जो ये CB लिखा है ये कोएफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स हैं। A1 का कोएफिशिएंट 1 है और A2 का कोएफिशिएंट भी यहाँ पर 1 आ गया। ठीक होगी बात ये। आगे मैंने ये टेबल सारा फिल करना है, और ये टेबल को कैसे फिल करना है वो आप जानते हैं। यहाँ पर पहले कांस्टेंट में x1 का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट 1 है। तो ये यहाँ पर जो आपके सामने यहाँ पर बनेगा ये 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है। आगे यहाँ पर x2 का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x2 का कोएफिशिएंट 7 है। तो ये x2 का कोएफिशिएंट आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 7। ठीक होगी बात ये। आगे यहाँ पर s1 का कोएफिशिएंट -1 है और नीचे s1 मौजूद नहीं है, तो ये -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। आगे आपके पास सेकंड कांस्टेंट में, फर्स्ट कांस्टेंट में s2 मौजूद नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर s2 का कोएफिशिएंट आ जाएगा -1, ये 0, ये -1। आगे आपके पास a1 का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर a1 मौजूद नहीं है, तो ये आएगा 1 और ये 0। और आगे यहाँ पर a2 का कोएफिशिएंट 1 है और ऊपर a2 मौजूद नहीं है, तो वो आएगा 0, ये 0, ये 1। ठीक है। और लास्टली b आपका कांस्टेंट साइड जो होती है वो आपके पास है 4 और 7। तो ये आपके पास आ गई 4 और 7। अच्छा, यहाँ पर एक तो मैंने ट्रिक आपको बताया ना कि किसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है। दूसरा, सम बुक्स में आप इस तरह भी देखेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स आपके बनाते हैं ना, आइडेंटिटी फॉर्म बनाते हैं। यानी ये देखो A1 और A2 ये वाला मैट्रिक्स बना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जिन वेरिएबल्स की वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है ना, उनको नहीं 0 पुट करना होता, बाकियों को 0 पुट करना होता है। ये भी एक तरीकाकार होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ निकालनी है आपने। सबसे पहले यहाँ पर WJ, और WJ कैसे निकालते हैं आप, जैसे यहाँ वहाँ पर ZJ लिखा हुआ था, तो यहाँ पर चूँकि मेरा फंक्शन का नाम मैंने W रखा है तो WJ निकालूंगा। कैसे निकलेगा, आपने ये जो CB के नंबर नीचे लिखे हुए हैं इनको कॉलम बाई कॉलम मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 1 ज़ा 1, तो आंसर बना 3। 1 1 ज़ा 1, 7 1 ज़ा 7, तो आंसर बना 8। 1 1 -1 -1, 1 0 0 0, 1 0 ज़ा 0, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 और 1 इंटू 0 0 1 आ गया, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू 4 आ गया 4, और 1 इंटू 7 7 आ गया, 4 + 7 11 आ गया। आगे मैंने निकालना है CJ माइनस WJ, यानी टॉप रो में से WJ को माइनस करना है। तो 0 में से 3 माइनस किया, -3 रह गया। 0 में से 8 माइनस किया, -8 आ गया। 0 में से 0 गया, 0 आ गया। 0 -1 +1 हो गया, 0 1 -1 0 आ गया, 1 -1 0 आ गया। बस जी। आगे अब इतना काम करने के बाद मैंने ये देखना है कि क्या मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो ये बन गया कहीं ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं बन गया। तो उसके लिए मुझे निकालनी पड़ेगी सबसे पहले यहाँ पर 2 चीज़ें, वो आप जानते हैं। एक तो मुझे की रो चाहिए और एक है चाहिए की कॉलम। अब की रो कैसे तलाश करेंगे, चूँकि यहाँ पर मेरी ये W जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप का फंक्शन है, मिनिमाइजेशन टाइप का फंक्शन है। तो मिनिमाइजेशन में आपने ये ऑप्टिमल सोल्यूशन तब मिलेगा जब आपके पास CJ माइनस WJ तमाम के तमाम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाएँ। तो अब चूँकि यहाँ पर मैंने लिखा है सिंस CJ माइनस WJ नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये तमाम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं है। ये देखें यहाँ पर 2 नेगेटिव नंबर पड़े हुए हैं। सो द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, लिहाजा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला हमें। सो वी विल मूव टूवर्ड्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन, हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। अब अगली बात, अब ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करने से पहले मुझे यहाँ पर आप जानते हैं 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है चाहिए मुझे की रो और एक चाहिए की कॉलम। की रो कैसे तलाश करते हैं और की कॉलम कैसे तलाश करते हैं, मिनिमाइजेशन टाइप के क्वेश्चन में
की कॉलम तलाश करने के लिए आपने देखना है जो लास्ट रो है CJ माइनस WJ, इसमें जो मोस्ट नेगेटिव नंबर है वो कौन सा है? क्या लिखा है? मोस्ट नेगेटिव नंबर। तो मोस्ट नेगेटिव नंबर -8 है। ये जिस कॉलम में है तो ये मोस्ट नेगेटिव नंबर आपका X2 कॉलम में है, तो इसका मतलब X2 मेरा जो है वो की कॉलम आ गया। अच्छा, अब आगे मुझे चाहिए की रो। तो की रो कैसे मालूम करेंगे? आपने ये जो बी के नंबर हैं इनको X2 के कॉलम जो पिवट कॉलम बना है या की कॉलम जिसे कहते हैं आप, उस पर डिवाइड करेंगे। यानी कि रेशो का फार्मूला यहाँ पर निकलेगा B/X2, B/X2। तो बी का पहला नंबर 4, इधर पहला नंबर 1, 4/1 विच इज़ इक्वल टू 4, 7/7 विच इज़ इक्वल टू 1, 11/8 नहीं, बस इसकी नहीं ज़रूरत है, हमें सिर्फ A1 और A2 ये दो हमारे वेरिएबल्स हैं, नीचे तो WJ है ना, बस इसमें। अब इन दोनों में से आपने देखना है कि जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रेशो कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर रेशो आई है 1। तो ये जिस रो में है A2, इसका मतलब A2 जो है हमारा की रो है, हमारी की रो है, और X2 जो है हमारा की कॉलम है। इन दोनों की इंटरसेक्शन में जो नंबर आता है वो है 7। तो 7 यहाँ पर आप जानते हैं क्या बनेगा? की कॉलम बन जाएगा, की पिवट एलिमेंट बन जाएगा। अब आगे आप जानते हैं अब हमने क्या करना है। अब चूँकि ये मैंने नीचे लिखा है कि ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला, तो हम एक नया टेबल बनाएंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करने के लिए। तो आप जानते हैं आपके इसको मैंने पिवट कॉलम को क्या बनाना है? 1 बनाना है। सो टू मेक 7 एज अ इक्वल टू 1 वी विल डिवाइड A2 बाय 7। पूरी की पूरी आप इस रो को A2 को 7 पर डिवाइड कर लेंगे। तो जब 7 पर डिवाइड कर लेंगे तो आप देखें ज़रा यहाँ पर क्या बनेगा। अब आप नंबर याद ये देख लें ज़रा सामने जो लिखे हुए हैं, इन पूरे नंबर को मैं 7 पर डिवाइड करने लगा हूँ। तो अब और हाँ, अगली बात एक और जो इम्पोर्टेंट है कि अब आपका X2 जो है वो था की कॉलम और A2 जो थी वो की रो थी। तो A2 यहाँ से आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा, इसको हम चेंज कर देंगे, इसकी जगह X2 आ जाएगा। ठीक है ना। की रो में जो वेरिएबल होता है वो आउटगोइंग वेरिएबल होता है, इसको बदल देते हैं। इसकी जगह जो इनकमिंग वेरिएबल आता है वो की कॉलम का होता है। तो A2 की जगह आपने X2 लिख देना है। तो आपने मैंने नीचे देखें A2 की जगह X2 लिख दिया है, और साथ ही X2 की जहाँ पर जो कोफिशिएंट्स है, X2 का कोफिशिएंट 0 है तो वो यहाँ पर 0 पुट कर दिया। अब चूँकि A1 चेंज नहीं हुआ तो उसका कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। अब अगला काम है, ये वाली रो सारी चेंज करनी थी मैंने, तो वो कैसे चेंज करनी है मैं बता चुका हूँ। आपने A2 के तमाम नंबर को 7 पर डिवाइड कर देना है। तो पहले 1 को 7 पर डिवाइड करेंगे, 1/7, ये 7 को 7 को डिवाइड करें 1 आ जाएगा, ये 0 रह जाएगा, ये -1/7 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 1/7 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इन तमाम नंबर को मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0, ये आ जाएगा 1, आगे आ जाएगा आपके पास सॉरी ये मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आना है पहला 1/7, A2 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0 नहीं आएगा सॉरी 1/7, आगे आएगा 1, फिर आपके पास आएगा 0 -1/7 और A1 जो है उसका नंबर आ जाएगा 0। ठीक होगी बात? ये देख लेते हैं, ये 1/7 ठीक है, 7 को 7 पर डिवाइड किया मैंने 1 लिखा है, ठीक होगी बात। ये 0 0 आ गया, ये मेरे पास नीचे आ जाएगा जी यहाँ पर, थोड़ा मैंने कहा चलें जूम आउट कर लेते हैं। ये डिवाइड किया 1 को 7 पर 1/7 आ गया, 7 को 7 पर डिवाइड किया 1 आ गया, 0 को 7 पर डिवाइड किया 0 आ गया, -1/7 आ गया और आ गया 0। और अगला A2 जो है इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, वो क्यों नहीं है? अब A2 जो कॉलम है मैं उसे छोड़ रहा हूँ, इसको फिल करना नहीं है हमने। चाहे आप नए टेबल में A2 को शो भी ना करें, जैसे यहाँ पर मैंने शो कर दिया, उसकी वजह कि A2 कौन है? आर्टिफिशियल वेरिएबल, और हमारा टारगेट हमेशा ये रहता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो जाए। तो जब आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने देखा इसकी जगह आपने X2 लिख दिया है, तो यहाँ से A2 कॉलम को इसको छोड़ दें आप यहाँ पर ऐसे। ठीक होगी बात? इसको मैंने छोड़ दिया। अच्छा, अब अगल ये मैंने कैसे बनाया है, मैंने ये कौन सी रो ऑपरेशन लगाई है? ये रो ऑपरेशन आप जानते हैं मैंने लगाई है सेकंड रो को 1/7 पर डिवाइड कर दिया, 7 पर डिवाइड कर दिया, 1/7 आ गया। अब आप जानते हैं यहाँ पर चूँकि 1 बन चुका है तो उसके ऊपर वाली रो को इसको मैंने 0 करना है। तो फिर कौन सी रो ऑपरेशन लगेगी? R1 - R2। अब मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 में से R2 को माइनस कर दूंगा, लेकिन R2 कौन सी लेनी है? R2 ये वाली नहीं लेनी, R2 आपने ये वाले जो नए नंबर हैं इनको लेना है। ठीक है ना। आई होप कि ये तमाम चीज़ें मैं वैसे आपको पहले तमाम बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ, और रो ऑपरेशन तो आपको आती हैं सारी निकालें। तो अब यहाँ पर ये आपके पास आएगा जी, रो ऑपरेशन लगाने के बाद तो ये आपके पास बनेगा माइनस प्लस करने के बाद 13/7। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 0। मैंने कैलकुलेशन की हुई है, अपना टाइम सेव करने के लिए मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली।
S2 आपके पास आ जाएगा 1/7 और A1 का नंबर ही आ जाएगा 1 आपके पास। ठीक होगी बात ये तमाम आ जाएंगे। आगे मैंने WJ निकाला है। WJ कैसे निकालते हैं, इन नंबर्स को कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 1 को 13/7 से 13/7, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, कुछ ना 0 ही आ गया, तो बाकी रहेगा 13/7। 1 × 0 0, 0 × 1 0, ये 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर 1 × -1 -1 आ जाएगा, 1 × 7 1/7 आ जाएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा, ये 0 ये 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब आगे आप निकालना है CJ - WJ, वो कैसे निकालते हैं वो आप जानते हैं। टॉप रो में से इनको माइनस करते रहेंगे, 13/7 को माइनस किया तो -13/7 आ गया, 0 - 0 0 आ गया, 0 + 1 1 आ गया, ये -1/7 आ गया, 1 - 1 0 आ गया। ठीक होगी बात ये। आगे निकाला बी कैसे निकालना है आप जानते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पर देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये देखें कि ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल तो नहीं किया आपको। सिंस CJ - WJ तमाम के तमाम > 0 नहीं आए, अभी भी ये 2 नंबर आपके पास ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको सोल्यूशन जो है वो नहीं मिला। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पर ये तमाम के तमाम > पॉजिटिव नहीं बने, ये नेगेटिव हैं दोनों नंबर। तो इट मीन्स अब आपने यहाँ पर ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला। हम नए टेबल की तरफ मूव करेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए की कॉलम। तो की कॉलम कैसे तलाश करते हैं आपने देखना है। ये मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है, तो इनमें से मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है। ये है, देखें जी, -1/7, ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, -0 पॉइंट समथिंग। ये 13/7 है, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मोस्ट नेगेटिव नंबर, मोस्ट नेगेटिव का मतलब नेगेटिव में से जो बड़ा नंबर है वो ये है। तो ये x1 जो है हमारा बन जाएगा पिवट कॉलम। आगे मुझे चाहिए की रो कैसे तलाश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये वाले नंबर नहीं लिखे, बी वाले, उनको भी ज़रा लिखना था अभी, सॉरी। वो कैसे लिखने हैं वो आप जानते हैं कि जो 4 और 7 है इनके ऊपर भी रो ऑपरेशन लगानी थी। तो वो रो ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास जो बी के नंबर आएंगे वो आ जाएंगे जी आपके पास 3 और 1। अब आपने ये बी के नंबर्स को इन पर डिवाइड करना है, तो 3 को डिवाइड करना है पहले 13/7 पर, 3 ÷ 13/7, तो ये आएगा जी आपके पास 21/13। आगे आप 1 को डिवाइड करेंगे 1/7 पर, 1 ÷ 1/7, तो आंसर बनेगा 7। तो अब इन दोनों में से आप देख लें जो स्मॉलेस्ट रेशो है वो कौन सी है। ये 7 है, 21 को 13 पर डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। इसका मतलब की रो ये है हमारे पास, पहली की रो A1। इसका मतलब A1 जो है वो आउटगोइंग वेरिएबल है, ये उड़ गया, इसकी जगह नया वेरिएबल आएगा x1। तो नए कॉलम में, नए टेबल में मैं A1 की जगह लिखूँगा x1। और अगली बात यह है कि अगले टेबल में मैं A1 को भी रिमूव कर दूंगा यहाँ से। A1 जिस तरह A2 ख़त्म कर दिया, A1 भी नहीं आएगा, सही है। और उसके बाद अगली चीज़ वही है कि आपका ये वाला जो नंबर है ये बन गया है पिवट एलिमेंट। इस पिवट एलिमेंट को बनाना है 1, और 1 कैसे बनाएंगे, 7/13 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 के नीचे वाले तमाम नंबरों को 0 करेंगे। तो आगे क्या क्या काम करने हैं, A1 की जगह x1 पुट करेंगे, एक चीज़ ये होगी। दूसरा, नई रो के नंबरों को चेंज करेंगे। A1 की जगह नई जो, यानी यहाँ पर जो नई R1 बनेगी वो कैसे आएगी, आप 7/13 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, तो नई रो आ जाएगी। फिर ये नई रो के ऊपर यहाँ पर चूँकि 1 बन चुका होगा तो इसके नीचे 1/7 है, इसको 0 कैसे करना है। R2 में से आपने 7/13 टाइम, सॉरी यहाँ पर 1 बन गया होगा ना, 1/7 टाइम R1, ये रो ऑपरेशन लगानी होगी। ठीक है कि नहीं। नहीं जी, ये रो ऑपरेशन लगाने के बाद अब अगली बात यह है कि यहाँ पर x1 और x2 ने, ये दोनों वेरिएबल आ गए, इनके कोफिशिएंट्स भी चेंज कर रहे हैं। तो x1 और x2 का कोफिशिएंट 0 0 है, तो यहाँ पर 0 0 मैंने लिख दिया। ठीक होगी बात ये। अब आपने पहली रो को चेंज करना है, तो पहली रो को चेंज करने के लिए आपने रो ऑपरेशन लगाई और इसके जो नंबर आएंगे आपके पास, यहाँ पर आएगा 1, ये 0। S1 का नंबर रो ऑपरेशन लगाने के बाद आएगा -7/13, S2 का नंबर आएगा 1/13। ये दोनों वेरिएबल ख़त्म, ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल उड़ गए। x2 का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पर आएगा, अब सॉरी यहाँ पर x1, यहाँ पर आएगा रो ऑपरेशन लगाने के बाद 0, ये 1 आएगा यहाँ पर, ये 1/13। अब आप रो ऑपरेशन लगा लीजिएगा पीछे देखकर, सही है ना। और ये आ गया -2/13। इधर b के ऊपर भी रो ऑपरेशन लगानी है आपने, तो b के ऊपर जब आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आपके पास बनेगा इधर 21/13 और नीचे आएगा 10/13। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने निकालना है आगे WJ कैसे निकालते हैं। इन नंबर्स को कॉलम वाइज आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये आएगा 0, ये तो इधर 0 है तो ये सारे 0 हो जाएंगे, 0 0 0। ठीक है, और ये भी 0 हो जाएगा,
0 इंटू 21/13 0, 0 इंटू 10/13 0। ये जो जीरो होता है ना नीचे, ये किसकी वैल्यू को बताता है? आपके फंक्शन की वैल्यू को, w की वैल्यू को। अच्छा, टॉप रो माइनस ये वाली w0 0 माइनस 0 0 0, ठीक हो गया, बाद ये ख़त्म हो गया आपके पास, ये तमाम के तमाम जीरो। अब आप देखो नीचे वाली लास्ट रो में कोई भी नंबर जीरो नेगेटिव नहीं रहा। सिंस आर डब्ल्यू जे माइनस सी जे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ये तमाम के तमाम जीरो हो गए। सो लास्ट टेबल शोज ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर फेज़ 1। ये फेज़ 1 का ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया आपको। एंड ऑप्टिमम वैल्यू इज़ डब्ल्यू, और डब्ल्यू की जो मिनिमम वैल्यू निकली है वो कितनी है? 0 है। एंड इस मिनिमम वैल्यू में x1 की कीमत निकली है 21/13 और x2 की वैल्यू निकली है 10/13। अब अगली चीज़, यहाँ पर फेज़ वन के ऊपर पहुँचने के बाद आपने हमेशा ज़रूरी नहीं कि फ़ेज़ 2 को शुरू कर देना है। यहाँ पर अब आपके लिए एक चीज़ की सहूलत है, वो मैं बताता हूँ आपको। आप फेज़ 1 को स्टार्ट करने से पहले ये चंद एक चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। ये नहीं कि आप फेज़ 1 की तरफ फेज़ 2 की तरफ शुरू हो जाएं। ये देखें, मैंने लिखा है कि व्हेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड से ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा आपको कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ फेज़ 1 3 केसेस राइज। जब आप फेज़ 1 को इस्तेमाल कर चुके होंगे तो 3 तरह के केसेस हमेशा आपकी प्रॉब्लम में आएंगे। पहली चीज़, मिनिमम वैल्यू ऑफ w इज़ पॉजिटिव। आपने जो w की मिनिमम वैल्यू निकाली है पॉजिटिव है। एंड एट लीस्ट वन ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल इन दी अपीयर्स इन द ऑप्टिमल बेसिस एट अ पॉजिटिव लेवल। यानी कि w की जो आपने मिनिमम वैल्यू निकाली है, एक तो वो पॉजिटिव है और आपके पास कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐसा है जो अभी क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी ये वाला, इसमें आपकी w की मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, वो एक्जैक्टली 0 है। और आप देख सकते हैं इनमें कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं बचा, यानी कि x1 और x2 बचे हैं, a1 और a2 नहीं आए बेसिस के अंदर। इसका मतलब केस नंबर 1 तो हमारा नहीं है। आगे चलते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू 0, हाँ ये हो सकता है। वैल्यू जो w की निकली है वो 0 के बराबर है। एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट बेसिस। ये वाला है हमारा केस नंबर 2 है, जिसको इस वक्त हमने क्वेश्चन में देखना है। w की मिनिमम वैल्यू भी 0 है और आपका कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो ऑप्टिमल बेसिस में बचा नहीं है। तो यही है केस हमारा नंबर 2। देखो, w की मिनिमम वैल्यू 0 है और कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आ रहा। x1 और x2 आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, डिसीजन वेरिएबल थे। अगला तीसरा केस भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरे केस में मैंने लिखा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ w इक्वल टू 0। w की मिनिमम वैल्यू 0 है निकली है, ये भी केस हो सकता है। लेकिन आगे साथ ही लिखा है मैंने, एंड एट लीस्ट वन ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर इन द ऑप्टिमल बेसिस एट 0 लेवल। लेकिन ये है कि आपके पास इनमें आर्टिफिशियल वेरिएबल w की वैल्यू 0 है, ये दो केसेस हैं। एक वो है जो पहले भी मैंने पढ़ा है, w की वैल्यू 0 है, कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं बचा। और एक वो है कि w की वैल्यू 0 है और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी मौजूद है, लेकिन वो 0 लेवल पर है। 0 लेवल का मतलब कि आर्टिफिशियल वेरिएबल की कीमत 0 है, a1 और a2 की कीमत 0। अब इन 3 केसेस में हमने फैसला कैसे करना है, हमारा डिसीजन कैसे होगा? रिजल्ट ऐसे निकलेगा। इन केस नंबर 1 गिवन LPP डज नॉट पोजेसिस एनी फिजिबल सोल्यूशन। सिर्फ केस नंबर 1 में आपके पास अगर ये वाला केस है कि आपके पास w की वैल्यू पॉजिटिव निकली और आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल भी पॉजिटिव लेवल पर निकल आया। पॉजिटिव लेवल का मतलब है कि a1 और a2 की कीमत 3 आ गई, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव 0 नहीं, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो फिर इस केस में आपने कभी भी फेज नंबर 2 की तरफ नहीं जाना और अपना जो वो है टर्मिनेट कर देना है प्रोसीजर को। मैं केस नंबर 1 की अभी एग्जाम्पल आपको आगे करवाता हूँ। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर गई, तो थोड़ा सा अभी पेशेंटली इसको समझ लीजिएगा। और एंड दी प्रोसीजर टर्मिनेट केस नंबर 1 में, वेयर एज इन केस नंबर 2 एंड 3 वी गो टू द फेज नंबर 2। तो हम दूसरे और तीसरे केस के लिए फेज नंबर 2 में चलेंगे। अभी हम जैसे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में w की मिनिमम वैल्यू 0 है और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी मौजूद कोई नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर मैंने लिखा है, सिंस देर इज़ नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर इन द बेसिस, सो दिस सोल्यूशन गिव्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द ओरिजिनल फंक्शन। अब ओरिजिनल प्रॉब्लम के लिए हमने फेज नंबर 2 की तरफ जाना है। अब फेज नंबर 2 स्टार्ट हो गया। अब फेज नंबर 2 होता क्या है, मैंने लिखा जी, द इनिशियल टेबल ऑफ फेज नंबर 2 विल बी द लास्ट टेबल ऑफ फेज नंबर 1। पहली बात, फेज नंबर 2 में हमने जो पहला टेबल बनाना होगा वो टेबल कैसे बनेगा, ये एक्चुअली फेज नंबर 1 का टेबल ही होगा। यानी फेज नंबर 1 का जो लास्ट टेबल है वो ये वाला, यही दोबारा मैं बनाऊंगा नीचे, ठीक है ना, यही सारा ऐसे बनेगा। लेकिन फ़र्क कहाँ से आएगा, विल बी द ओरिजिनल ना विद ओनली डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस ये होगा डैट एट दिस टाइम आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस मरतबा जो मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन लूँगा वो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। यानी कि यहाँ पर देखें, हमारे ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये वाले जो कोफिशिएंट्स लिखे हैं, ये आपके पास वो वाले लिखे हुए हैं जो कि आपने अभी आर्टिफिशियल w बनाया था ना, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये उसके वेरिएबल लिखे हुए हैं, उसके कोफिशिएंट्स लिखे हैं। तो अब चूँकि मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या था, वो हमारे पास था जी, मैं देख लूँ ज़रा,
ये है मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन x1 और x2। तो यहाँ पर सिर्फ x1 और x2 मौजूद है, x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट भी 1 है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। ये वाला नहीं इस्तेमाल करेंगे अब हम, ये वाला w वाला, ठीक है। तो आगे लिखा है जी विल बी दी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और अगली बात ये मैंने लिखी है एज देयर इज़ नो आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द बेसिस। अब अगली बात ये है कि बेसिस में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल भी नहीं है, सो वी विल नॉट टेक देम इन द फॉलोइंग टेबल। अब जो नया टेबल बनेगा उसमें मैं ये वाले 2 कॉलम नहीं बनाऊंगा, A1 और A2, इसको छोड़ देंगे हम। नहीं जी, ये मैंने अगला नेक्स्ट टेबल बनाया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये x1 x2 ये अंदर वाला सारे का सारा टेबल यहाँ तक x1 x2 ये ऊपर मतलब ये देखो ये बेसिस में 4 वेरिएबल आ गए, x1 x2 S1 S2 A1 और A2 ख़त्म कर दिए। यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट ऊपर 1 है, यहाँ 1 लिख दिया, x2 का कोफिशिएंट 1 है, ये लिख दिया मैंने। ये जो दरमियान वाले नंबर हैं ये 1 0 -7/13 1/13 21/13 ये दोनों रोज़ ये वही हैं जो मैं पीछे भी करके दिखा चुका हूँ आपको, देख लें दोबारा। ये रहा जी, ये देख लें x1 x2 के ये वाले जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर, ये b के 2 नंबर, ये एज इट इज़ हैं यहाँ पर लिखे हुए, ये देख लो आप, गौर कर लो, ये और ये वाले, ये तमाम के तमाम नंबर एक जैसे हैं। अगली चीज़ इसमें चेंज क्या क्या है, यहाँ मैंने लिखा है WJ CJ - WJ, अब मैं लिख रहा हूँ ZJ CJ - ZJ, ठीक है। एक तो ये चेंज आ गया। दूसरी बात यहाँ पर देखो ऊपर जो CJ में कोफिशिएंट्स हैं ये सारे चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर अब जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके नए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हैं। x1 का कोफिशिएंट नए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 1 है, x2 का कोफिशिएंट नए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी 1 है। मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ आपको, नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, नया नहीं सॉरी कहना चाहिए, ये है Z1। यहाँ x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 आ गया, ऊपर ये भी 1 आ गया। अब इसमें S1 और S2 मौजूद नहीं है, सरप्लस वेरिएबल इसमें कहीं भी नज़र आ रहे हैं, तो उनका कोफिशिएंट आप 0 लेंगे। ये चीज़ें वही की हुई हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। अब करना क्या है, क्वेश्चन ख़त्म होने लगा है, परेशान नहीं होना, सब्र से देख लें। आगे मैंने कैलकुलेट करना है ZJ कैसे कैलकुलेट करते हैं आप जानते हैं, ये वाले नंबर्स को 1 by 1 कॉलम ये इनसे मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 1 1 × 0 0 1 + 0 1 1 × 0 0 1 × 1 1 0 + 1 1 1 × -7/13 -7/13 1 × 1/13 1/13 -7/13 और 1/13 को प्लस किया -6/13 आ गया। 1 × 1/13 1 × -2/13 -2/13 इन दोनों को माइनस कर दिया, -1/13 आ गया। सेम जो यहाँ पर साइन है मैं वो वाले ले रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से माइनस नहीं लगा रहा। देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, मैं एक थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। मैं वैसे तो ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। 1 को इससे 1/13 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1/13। आगे 1 को -2/13 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -2/13। अब मैंने अपनी तरफ से कोई साइन नया नहीं लगाया, जो साइन इसमें बन रहा है वही लगा रहा हूँ। ये एलसीएम ले लिया, ये 13 आ गया, ऊपर बना 1 - 2, नीचे आ गया -1/13, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है -1/13। इसी तरह ये आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, 1 × 21/13 और 1 × 10/13। 21 और 10 कितना बन गया 31, 31/13 आ गया। आगे लगा लेंगे CJ - ZJ रो, टॉप रो में से ZJ को माइनस कर देंगे, 1 - 1 0 1 - 1 0 0 - 6 6/13 प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। लेकिन जी अब चूँकि ये आपके पास थी मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम, हमारा जो गिवन फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन, दिस वाज दी प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप। और मिनिमाइजेशन टाइप के लिए लास्ट रो का ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए। तो आप ये देखो इसकी लास्ट रो है जो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गई है, तो एक ही टेबल से हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया है। सो लास्ट टेबल शोज ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड द ऑप्टिमल वैल्यू आ गई है, Z की मिनिमम वैल्यू आ गई 31/13 और x1 आपके पास है यहाँ पर 21/13 के बराबर और x2 है 10/13 के बराबर। तो ये यहाँ रहा आपके पास, ठीक होगी बात। ये एक एग्ज़ाम्पल मैं मज़ीद करवाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो इसमें देख लें कि आपने सिर्फ इसमें फ़ेज़ 1 में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, फ़ेज़ 2 के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। ले बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। बाय यूजिंग 2 फेज सिंपलेक्स मेथड आपने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। एक कांस्टेंट में लेस देन इक्वल का साइन है, दूसरे में ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। अब ऊपर वाला जो है उसमें आप जानते हैं कि सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे आप लेस देन इक्वल के लिए, और ग्रेटर देन इक्वल के लिए एक सरप्लस वेरिएबल माइनस करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल आप ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो बिल्कुल पहले वाली प्रॉब्लम की तरह फेज़ नंबर 1 में आएगा। इट कंसिस्ट ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सेट अप द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ टेम्परेरीली सेट असाइड ड्यूरिंग द फेज़ 1 सोल्यूशन। लाइक एज जिस तरह मैंने पहले प्रॉब्लम में ये सारी बातें लिखी वही दोबारा हैं। द गिवन कांस्टेंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैग सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक द फॉर्म।
पहला आपका पास जो कांस्टेंट था उसमें लेस देन इक्वल था तो स्लैक वेरिएबल ऐड हो गया। दूसरे में ग्रेटर देन इक्वल का साइन था तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया और सरप्लस वेरिएबल माइनस कर दिया। टोटल आपके क्वेश्चन में 5 वेरिएबल आ गए। अच्छा, अब आप जानते हैं कि आपने एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है फेज़ 1 के लिए। तो अब इस मरतबा चूँकि आप जानते हैं कि मैंने जैसे ऊपर बताया कि आपका ये जो एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन W है, इट इज़ ऑलवेज द सम ऑफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो अब आर्टिफिशियल वेरिएबल सिर्फ इसमें एक ही है, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा मिनिमाइज। और ये दूसरी बात ये, जैसे मैं पहले भी बता चुका कि मैं जिस मेथड से आपको 2 फेज सिंपलेक्स मेथड करवा रहा हूँ उसमें आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो चाहे मैक्सिमाइजेशन की है या मिनिमाइजेशन की, आपने जो नया आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है उसको हमेशा मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, मिनिमाइज W इज इक्वल टू, अब आर्टिफिशियल वेरिएबल एक ही है तो A1 आ जाएगा सिर्फ इधर यहाँ पर, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, यही दोनों कांस्टेंट ये वाला और ये वाला, इन दोनों का मैंने नीचे लिख लिया। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने मालूम करना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि मैंने वहाँ पर 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 और A2 थे, उनको 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब यहाँ पर आप गौर करें कि मैंने लिखा है पुट ऑल दी वेरिएबल अदर देन A1। आपने तमाम वेरिएबल जो कि A1 के अलावा हैं विच आर प्रेजेंट इन कांस्टेंट 2, जो कि कांस्टेंट 2 में हैं, इनको 0 के इक्वल पुट करना है। अब मैं कांस्टेंट 1 वाले वेरिएबल्स को 0 के इक्वल पुट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ये लिखा है नोट, बिकॉज कांस्टेंट 2 हैव आर्टिफिशियल वेरिएबल सो वी ओनली पुट वेरिएबल ऑफ दी कांस्टेंट 2 इक्वल टू 0। अब आपने इस मरतबा चूँकि कांस्टेंट 2 में सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल है, लिहाजा सिर्फ इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इसमें आ रहा है x1 x2 s2, इन तीनों को 0 के इक्वल पुट किया। तो कांस्टेंट 1 से जब x1 और x2 को आप यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो s1 की कीमत 1 आ जाएगी, और जब आप x1 x2 s2 इन तीनों को 0 पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू 6 आएगी। तो इस मरतबा आपके पास जो वेरिएबल आएंगे बेसिक वेरिएबल वो आएगा s1 इक्वल टू 6 और a1 इक्वल टू 6, s1 इज इक्वल टू 1 और a1 इक्वल टू 6, और ये तीनों क्या कहलाएंगे? नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है जी। सो द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आएगा s1 इक्वल टू 1, a1 इक्वल टू 6 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ w इस वक्त में आ जाएगी 6 के बराबर, क्योंकि आपका w जो है वो इस वक्त सिर्फ a1 के बराबर है और a1 की वैल्यू 6 है, तो लिहाजा w की मिनिमम वैल्यू 6 आ गई। स्टेप नंबर 3 आप जानते हैं हमने यहाँ पर बेसिक सिंपलेक्स टेबल बनाना होता है, और बेसिक सिंपलेक्स टेबल में आपने जो टॉप रो है वो आप जानते हैं आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोफिशिएंट्स होते हैं। आपका चूँकि इस वक्त ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो w हमारे पास है, उसमें 5 वेरिएबल मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर W में ये कौन कौन से वेरिएबल होंगे? एक तो A1 है, बाकी x1 x2 s1 s2 ये 4 जो होंगे यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप उनको यहाँ पर ऐसे अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इसे ऐसे लिखेंगे 0x1 0x2 0s1 0s2 प्लस 1 टाइम A1। ठीक है, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। तो इसमें x1 का कोफिशिएंट 0 है, x2 का कोफिशिएंट 0 है, s1 का कोफिशिएंट 0 है, s2 का कोफिशिएंट 0 है, a1 का कोफिशिएंट 1 आ गया। तो इन तमाम के तमाम को मैंने यहाँ पर टेबल में लिख लिया है और इनके ऊपर टॉप रो में इनके कोफिशिएंट्स लिख दिए हैं। इधर बेसिस में आप जानते हैं कि 2 वेरिएबल आएंगे, और 2 वेरिएबल वो थे जो भी आपने स्टेप नंबर 2 में मालूम किए थे, s1 और a1। उन दोनों को आपने इधर लिख दिया। s1 का कोफिशिएंट 0 आ गया यहाँ से और a1 का कोफिशिएंट 1 आ गया यहाँ से। अब आगे ये जो 1 2 3 4 5 ये और 5 ये 10 नंबर ये जो लिखे हैं ये आप जानते हैं मैंने कैसे लिखे हैं। ये मेरे दोनों कांस्टेंट का नंबर है। पहला कांस्टेंट x1 का यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ गया 2 और 1। फिर यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट 4 है, तो ये 1 और 4 आ गया। आगे यहाँ पर s1 का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर s1 मौजूद नहीं है, तो ये आ गया 1 और 0। फिर यहाँ पर s2 का कोफिशिएंट ऊपर मौजूद नहीं है, वो 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। और a1 का कोफिशिएंट पहली क्वेश्चन में नहीं है तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर a1 का कोफिशिएंट 1 है तो ये 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है ना? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा केयर ये करनी है कि a1 का कोफिशिएंट इनमें मौजूद है, नीचे वाली में, ऊपर वाली में नहीं है, तो ऊपर यहाँ पर आएगा 0। अब ऊपर वाली 0 का मतलब क्या है कि उनमें ये वाले कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 2 1 1, उनमें 0 होगा। ये देखो 2 1 1, इसमें s2 नहीं है 0, तो यहाँ पर a1 भी नहीं है, 0 आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स वगैरह को लिख लिया। आगे इधर ये कांस्टेंट साइड आ गई, b की 1 और 6 थी, कांस्टेंट की राइट साइड 1 और 6। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आपने मालूम करना है सबसे पहले zj। तो zj आप जानते हैं कैसे मालूम करते हैं? इन नंबर को कॉलम वाइज आपने इनके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये तमाम चीज़ें मैं बता चुका हूँ बार बार।
ये 1 आ गया, यहाँ पर ये 0 1 इंटू 4 4 आ गया, 0 इंटू 1 0 आ गया, 4 रह गया। ये सारा आप इस तरह लिख लेंगे सारी की सारी, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो 6 नज़र आ रहा है या और कोई नहीं है, ये आपके पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ W है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन हम ये करेंगे, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो टेबल है ये आपके पास फेज़ 1 का टेबल है और फेज़ 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम है W, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी जगह लिखोगे W, ठीक है ना। ये करेक्शन करनी है, यहाँ पर भी W आएगा, W J CJ माइनस WJ, ठीक है ना। ये करेक्शन हमने करनी है। अच्छा, अब ये टॉप रो में से इसको माइनस किया, 0 -1 -1, 0 -4 -4, 0 -0 0, 0 +1 हो गया, 1 -1 0 आ गया। अब आपने देखना है क्या, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट को इस्तेमाल करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो, चूँकि ये प्रॉब्लम है आपकी फेज़ 1 की, और फेज़ 1 में हमेशा हमारा फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का है, तो उसमें ये तमाम के तमाम नीचे वाले नंबर लास्ट रो के 0 > 0 होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं। सिंस CJ माइनस WJ आर > 0, सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, सो वी विल मूव टुवर्ड्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब इसमें आपको टॉप रो और टॉप वो चाहिए, सॉरी की रो और की कॉलम चाहिए और की एलिमेंट चाहिए। तो मोस्ट नेगेटिव नंबर यहाँ पर ये -4 है, ये हमारा हो गया की कॉलम। अब आपने उसके बाद यहाँ पर की रो तलाश करनी है, तो आपने बी के नंबर्स को इसके ऊपर डिवाइड करना है। 1 को 1 पर डिवाइड किया, 1 आ गया, 6 को 4 पर डिवाइड किया, 3/2 बच गया, 1.5। तो लीस्ट रेशो बनती है ये 1। तो 1 आपके पास रो कौन सी होगी, S1 रो आ गई। इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर जो ब्रैकेट में 1 लिखा है ये हमारा पिवट एलिमेंट हो गया। अब ये ऑलरेडी 1 है तो अच्छी बात है। इसके नीचे वाले को दोनों को 0, इसके नीचे वाले सिर्फ ये 4 को 0 करना है, A1 ये वेरिएबल है, इसको 0 के इक्वल करना है। तो कौन सी रो ऑपरेशन लगाओगे आप, रो ऑपरेशन लगाओगे जी R2 - 4 टाइम R1, ठीक है ना। तो R1 के नंबरों को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर लें आप सबको। माइनस करने के बाद आपके पास जो नंबर चेंज हो जाएंगे वो ये आ जाएंगे। R1 के नंबर ये आपके पास आएंगे जी, यहाँ पर ये 2 ये 1, ये तो वैसे के वैसे ही हैं। और यहाँ पर एक आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है आपकी ये वाली रो थी ना, की रो, तो की कॉलम कौन सा था, ये है। तो इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, X2 है और ये की रो है। इन दोनों को आपस में बदल देंगे, X2 इधर आ जाएगा, S1 ख़त्म हो जाएगा बीच में से। तो ये आ गया X2 और नीचे वाले नंबर चेंज हो चुके हैं। A1 के अब नए नंबर ये हैं -7, मतलब A1 का मतलब सेकंड रो के नंबर, -7 0 -4 -1 1, यानी कि ये नंबर पहले इस तरह के थे 1 4 0। अब इनको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ें आपको अब समझ आ चुकी होंगी। आगे मैंने निकाला है ये WJ कैसे निकला है, इन नंबर्स को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया, 0 × 2 0, 1 × -7 आ गया, 0 × 1 0, 1 × 0 0 आ गया, 0 × 1 0, 1 × -4 -4 आ गया, 0 × 0 0, 1 × -1 -1 आ गया, 0 × 0 0, 1 × 1 1 आ गया, 0 × 1 0, 1 × 1 2 आ गया। लास्ट रो कैसे बनाई, CJ में से WJ माइनस किया, 0 -7 +7 हो गया, 0 - 0 0 हो गया, 0 +4 हो गया, 0 -1 +1 हो गया। ये आप देख सकते हैं कि आखिरी रो के हर नंबर, तमाम नंबर > 0 आ चुके हैं। इसका मतलब आपका सेकंड फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया है। सिंस CJ - WJ are all > 0 अंडर ऑल कॉलम्स, सो सेकंड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया हमें आपके पास ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, W के लिए। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ W जो निकली है वो 2 के बराबर आई है। अब यहाँ पर देख लें आप, ये हमारे पास है W की वैल्यू, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें W की वैल्यू 2 है, और आपके पास जो वेरिएबल आ रहे हैं वो X2 और A1 है। एक डिसीजन वेरिएबल है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल बच गया है और ऑप्टिमल सोल्यूशन आ चुका है। X2 की कीमत 1 है और A1 की कीमत 2 है आपके पास। अब आप गौर करो कि यहाँ पर एक इस क्वेश्चन को चेक करने की एक निशानी तो यहाँ पर ये भी है कि W की भी वैल्यू 2 आई है और A1 की वैल्यू भी 2 आई है, और वो आना भी चाहिए, आनी भी ऐसी चाहिए थी, क्योंकि आपने शुरू में देखा कि W सिर्फ A1 के बराबर था। तो A1 की कीमत 2 है और W की कीमत भी 2 है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक चल रही है। अच्छा, अब अगली प्रॉब्लम ये है कि क्या हमने फेज़ 2 की तरफ मूव करना है कि नहीं करना। एज W यहाँ पर निकला है 2 के बराबर, जो कि पॉजिटिव है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो अभी बेसिस में मौजूद है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है और है भी पॉजिटिव लेवल के ऊपर। द गिवन प्रॉब्लम डज नॉट पोजेसेस अ फिजिबल सोल्यूशन एंड द प्रोसीजर स्टॉप। लो जी, आपकी जान छूट गई है। इसमें अब असल में कौन सा, ये जो मैंने आपको बता गया था, स्टेप नंबर 1 इस्तेमाल किया है मैंने। स्टेप नंबर 1 में मैंने लिखा था एट द एंड ऑफ फेज़ 1 3 केसेस राइज, उनमें पहला केस लग गया है। मिनिमम वैल्यू ऑफ W की मिनिमम वैल्यू जो कि पॉजिटिव है वो निकल आई है, और जो यहाँ पर 2 के बराबर है। एंड एटलीस्ट वन ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल, और कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल मौजूद है ऑप्टिमल बेसिस में, और है भी कहाँ पर, पॉजिटिव लेवल के ऊपर मौजूद है, ठीक है ना।
तो आपके पास ये पहला केस है, तो अगर इस केस में और इस केस में मैंने क्या बताया था, इस केस में आपने अपने प्रोसीजर को टर्मिनेट कर देना है। ये लिखा मैंने, इन केस नंबर 1 गिवन LPP डज नॉट पोजेसेस एनी फिजिबल सोल्यूशन एंड द प्रोसीजर टर्मिनेट्स। चलो ये आपकी जान छूट गई है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम नंबर 2 को करवाने का मकसद ये था कि मैंने अब यहाँ पर 3 केसेस आपको बताए थे, इन 3 केसेस में से 2 केसेस आपको मैंने बता दिए हैं, तो एक केसेस कभी आपके सामने आ जाए तो उनको आपने याद रखना है। ले जी, तो ये इसको आगे हम यहाँ पर आगे नहीं लेके चलेंगे, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। आपने बस ये रीज़न नीचे लिख देनी है कि W जो कि पॉजिटिव है और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी मौजूद है और वो भी पॉजिटिव लेवल पर है, तो लिहाजा यहाँ पर हम इसे टर्मिनेट कर रहे हैं प्रोसीजर को, ठीक है। आप यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर कोई बच्चा सोचता है सर W पॉजिटिव लेवल पर है और A1 0 हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपके पास सिर्फ इन 3 केसेस में से केसेस राइज होंगे। मिनिमम वैल्यू W अगर पॉजिटिव है तो फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा पॉजिटिव लेवल पर, या W अगर 0 है तो नो आर्टिफिशियल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। और या तीसरा केस था कि W 0 है लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल मौजूद है लेकिन वो पॉजिटिव लेवल पर है। ऐसा केस नहीं हमने पढ़ा कि W भी पॉजिटिव हो और आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 हो जाए, ठीक है ना। तो ये जनाब मोहतरम आपके पास 2 फेज सिंपलेक्स मेथड था। बड़ी मेहनत से ये चीज़ें आपके लिए मैं लिख कर उनको इकट्ठा करके आपके लिए तैयार की जाती हैं। तो आपसे सिर्फ इतना ही जो है वो चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात ये कि कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप डायरेक्टली इसके ऊपर मुझे वॉइस में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। जी इंशाल्लाह ये आज के लेक्चर में हमने 2 फेज सिंपलेक्स मेथड ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।